बायोलॉजी का क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। तो देखो अगर मैं सवाल पूछूं तुमसे कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का सबसे छोटा अंग कौन सा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल कि हमारे बॉडी में, ठीक है, सबसे छोटा अंग कौन सा है। दिमाग में सेल आ रहा है क्या? नहीं, सेल नहीं होगा, ठीक है। सेल सबसे छोटा अंग नहीं है, समझ रहे हो ना, वो सबसे छोटा यूनिट है। तब पूछो कि सर सेल, अंग और यूनिट में क्या डिफरेंस है। देखो सेल जो होता है ना वो खुद अपना सब कुछ काम खुद कर सकता है। सेल्फ मतलब खुद कर सकता है, जैसे वहाँ पे खुद उसका पाचन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, वो खुद एनर्जी बना सकता है। ओके, खुद अपने जैसा एक नया सेल बना सकता है, समझ रहे हो ना। जहाँ पे सब कुछ काम होता है उसी को हम कहते हैं कि यूनिट, ठीक है। इसको और एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। देखो कि मान लो कि कभी कभी तुम हॉस्पिटल गए होगे, है कि नहीं, हॉस्पिटल के बारे में सबको पता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लिखा होगा कि सिर्फ हड्डियों का, ठीक है, कहीं पे कुछ और का, है कि नहीं, कहीं पे दांत के लिए, आँख के लिए अलग अलग हॉस्पिटल होता है कि नहीं। लेकिन वो पूरा यूनिट नहीं है। अगर लिखो, अगर तुम हमारे बारी बता कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ तो वहाँ पे सब कुछ होता है, ठीक है। तुम्हारा दांत में दर्द कर रहा है, आँख में हो रहा है, हड्डी टूट गया, कुत्ता काट लिया, इंसान काट लिया, मच्छर काट लिया, मतलब जो काट लिया तुम वहाँ पे चले जा सकते हो, है कि नहीं। तो उसको हम कहते हैं कि यूनिट। लेकिन अगर कोई पे कोई मतलब डेंटिस्ट मतलब डेंटल क्लिनिक है, ठीक है, वो एक यूनिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दांतों के बारे में, या फिर कोई आई क्लिनिक है वहाँ पे सिर्फ आंखों के बारे में ट्रीटमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना यूनिट का मतलब। यूनिट का मतलब है वहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारा, जैसे हम कहें कि सबसे एक मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे सब कुछ होता है, अगर पूछूँ मैं तो धड़ाक से तुम मारोगे कि शायद दिल्ली का एम्स है कि नहीं, सबसे बड़ा। लेकिन सबसे छोटा तो कहाँ है पता नहीं किसी को। समझ में आ रहा है ना यूनिट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। तो सेल जो ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा क्या है, यूनिट है। समझ रहे हो ना। यूनिट का मतलब वहाँ पे वो खुद सब कुछ काम, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपने काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसी के अंदर सब कुछ वो हो जाता है काम। ये आगे तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं धीरे धीरे सेल पढ़ाऊंगा। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है, बायोलॉजी में इसको कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं बेटा, साइटो, CYTO, साइटो, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम मतलब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, साइटो। तो इसीलिए स्टडी ऑफ सेल उसको क्या कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जिसको हम अध्ययन कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, फास्ट अगर सवाल पूछा जाए तुमसे सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कौन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल का डिस्कवर किया था, मतलब खोज के निकाला था। लेकिन कैसे याद रखोगे यार भाई, जो छोटी छोटी चीज़ें होता है ना उसको जब हम पकड़ने के लिए, इसको उठाने के लिए क्या चाहिए, हुक की जरूरत होता है कि नहीं। तो वहाँ से याद रखना सेल क्या है, बहुत छोटा होता है। तो सेल को किसने खोज के निकाला था, तो रॉबर्ट हुक ने निकाला था। छोटे से चीज़ को हम क्या करते हैं, हुक। अरे कभी कान वान के डॉक्टर के पास जाओगे ना कान वान साफ करने के लिए, तो उसमें एक हुक जैसा होता है, उसको घुसा के वहाँ से धीरे धीरे सब निकालता है एक एक चीज़, है कि नहीं। तो उस हुक से याद रखना कि सेल भी छोटा होता है और छोटे चीज़ों को हम हुक से निकालते हैं, है कि नहीं। तो उससे याद रखना सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहाँ पे एक कांड हो गया, डिस्कवर तो कर लिया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन एक समस्या था, बहुत बड़ा समस्या था। कौन सा समस्या, समस्या ये था कि जिस सेल को डिस्कवर किया था ये सेल डेड सेल था, ठीक है, मतलब मरा हुआ सेल, मरल, समझ रहे हो ना। तो ये जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ये कौन सा था, ये डेड सेल था, ठीक है। कौन सा था, डेड सेल। तो सर यहाँ पे सवाल आएगा कि सर सबसे पहले तो लिविंग जो जिंदा सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, देखो उसके नीचे लिखा है सबसे पहले डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, बस याद आराम से याद हो जाएगा। देखो उसका नाम है एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, नाम क्या है, एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। बस इतना ज़्यादा झमेला में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया किसने किया था, सेल बोला छोटा चीज़, तो हुक से निकालेंगे तो रॉबर्ट हुक ने। तो और सेल जो लिविंग सेल जिंदा, लेकिन ये तो मरा हुआ निकाल दिया, लेकिन जो जिंदा वाला उसने किसने निकाला, और शॉर्ट में लिख देना, अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने लिविंग सेल का खोज किया था तो लिख देना सिर्फ AV हॉक, हुक और हॉक। देखो सबसे पहले जो सेल थ्योरी मतलब क्या होता है, आप पूछोगे कि सर सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी का मतलब होता है बेटा कि सबसे पहले कोई बंदे मतलब एक या दो आए होंगे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी, पूरा जो मानव शरीर या फिर किसी भी बॉडी ले लो, है कि नहीं, वो किससे बना है, सेल से बना है। समझ रहे हो ना बात। और उन्होंने ही ये थ्योरी दिया था कि सेल इज़ द क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
मतलब मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई, यूनिट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया तुम्हें, ये कौन है, ये सेल है। तो लेकिन याद रखना, जो कोशिका के सिद्धांत जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी, ये किसने दिया था, ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था। क्या क्या नाम है उनका, एक का नाम, एक बंदे का नाम है शेल्डन, दूसरे का नाम है शॉन। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, किसने दिया था, शेल्डन एंड शॉन। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंदर डाउट है कि सर हम स्मॉल यूनिट ये कैसे, क्या क्या सब आप बोल रहे हैं। देखो बेटा अभी समझाता हूँ। देखो जैसे तुम्हें क्या करना है कि घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले से हमको चाहिए ब्रिक चाहिए, ईंटा, ईंट जिसको हम कहते हैं, ठीक नहीं, ब्रिक चाहिए कि नहीं। अरे दीवार बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ईंट चाहिए। तुम कहोगे कि सर सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए। अरे भाई इन साइड आइटम को कोई याद नहीं रखता, जो महान होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी की चर्चा होती है। तो ब्रिक को अगर हम जोड़ देंगे, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा वॉल, है कि नहीं। तो उसी तरह से हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी का जो सबसे छोटे इकाई क्या होता है, वो होता है सेल। सेल को अगर तुम मिला लोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा टिश्यू। लेकिन यहाँ पे एक समझो कॉन्सेप्ट वाली बात है। मान लो मैंने एक ईंट लिया, उसको इस तरह से जोड़ा, फिर एक को इस तरह से जोड़ दिया, फिर एक को इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से जोड़ दिया, और फिर एक को इस तरह से जोड़ दिया। क्या एक दीवार बनेगा? मतलब इससे अगर मैं इस तरह का एक दीवार बनाना चाहूँगा, अरे सभी तो ईंट ही है ना, सब ब्रिक है, ये भी एक ब्रिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या ये दीवार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि सारे दीवार मतलब सारे जो ईंट लगाए वो एक जैसा होना चाहिए, है कि नहीं, और वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी ना वो हम क्या कहते हैं उसको एक वॉल बना सकते हैं उससे। ब्लड भी एक क्या है, ब्लड भी एक टिश्यू है। ब्लड का जो सेल होता है वो अलग तरह का होता है, स्किन का जो सेल होता है वो अलग तरह का होता है। तो ये नहीं कहोगे कि ब्लड सेल को ला के स्किन बना दो, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं। तुम कहोगे बैंगन से लेकर चिकन बना दो, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। वही बात मैं बता रहा हूँ कि एक जैसा सेल की जरूरत है एक अलग अलग टिश्यू के लिए। मतलब एक टिश्यू है, कोई मान लो जैसे ब्लड मैंने बताया, तो उसके लिए ब्लड सेल अलग होना चाहिए, है कि नहीं। हड्डी जो है, बोन है, उसके लिए सेल अलग होना चाहिए, ठीक है। ये आगे चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी एक टिश्यू के लिए एक ही तरह का सीक्वेंस में सब सेल अरेंज होना चाहिए, तभी जाके एक टिश्यू बनेगा। तो फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। देखो वॉल को अगर हम जोड़ देंगे तो इससे क्या बनता है, अलग अलग रूम बनता है कि नहीं, अलग अलग रूम। तो अलग अलग जब रूम बनता है, अब ध्यान से देखो, तो अलग अलग रूम, इसी तरह से टिश्यू को अगर मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, अंग जिसको हम कह रहे हैं। फिर हम जब ऑर्गन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो बॉडी। और इसका हम रूम को अगर मिला दें तो बन जाता है ये हाउस, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। पहला क्या जरूरत है, सबसे पहले सेल की जरूरत है। सेल को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन को मिलाएंगे तो पूरा बॉडी बनेगा, है कि नहीं। जैसे मैंने बताया पहले ब्रिक चाहिए, ईंट चाहिए, ईंट को मिलाएंगे तो दीवार बनेगा। दीवार को मतलब दीवार से हम क्या बनाते हैं, रूम बनाते हैं, और फिर रूम को सब जोड़ देंगे तो वो हम घर कहलाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, देखो क्या होता है कि जैसे बूंदी के लड्डू सब खाए होंगे, है कि नहीं, जो बूंदिया है कि नहीं। और बूंदिया को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम उसको मोड़ देंगे, मतलब इस तरह से उसको दबा देंगे तो क्या बन जाता है, लड्डू बन जाता है। तो ये जो लड्डू होता है, जो मोतीचूर की लड्डू, जो भी लड्डू तुम देखते होगे, खाते होगे, तो लड्डू का जो अगर हम एक एक बूंदिया निकालेंगे, बूंदी वहाँ से निकालेंगे, तो वो क्या होगा, अगर ये एक बॉडी है तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक शेल है। ओवरऑल में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो शेल होता है वो किसका होता है, वो होता है ऑस्ट्रिच एग, जिसको हम कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, है कि नहीं, ऑस्ट्रिच, है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, वो होता है सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देखो ह्यूमन की अगर हम बात करें ना, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो होता है ओवम शेल, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है फीमेल में। आई होप तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ा ही दूंगा रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक। तो वहाँ पे आएगा कौन सा, ओवम सेल। तो उसी तरह से ये हो गया सबसे कौन बड़ा वाला। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म में जो सेल होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में सबसे बड़ा ओवम, छोटा स्पर्म, ओवरऑल में ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जिसको हम कह रहे हैं, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आगे देखो, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और पूछ लेता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है। लॉन्गेस्ट का मतलब समझो, जैसे मैं अब कहूँ तुम्हें कि कुतुब मीनार बड़ा है कि छोटा है, वो बड़ा या छोटा नहीं, वो लंबा है कि नहीं, लंबा, समझ रहे हो ना। तो
सबसे लंबा जो होता है सेल किस में होता है, ये ब्रेन का सेल होता है। कहाँ होता है भाई, ब्रेन। और ब्रेन में भी अगर हम और डिफाइन करें तो ये होता है न्यूरॉन सेल, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सेल डिवीजन की बात हम करें तो या हम उसको कह सकते हैं रीजनरेशन की जो पावर होता है, सबसे तेज कहाँ पे होता है, सबसे फास्ट, ये हमारे लीवर में होता है, ठीक है। लीवर में होता है, दाएं साइड में, इधर राइट साइड में होता है कि नहीं, दिख नहीं रहा है, अगर थोड़ा और पीछे जाता तो दिखेगा। यहाँ पे सबको पता है लीवर है कि नहीं, तो लीवर में होता है। जैसे मान लो कोई चाकू लेके आए थे मारने के लिए, ठीक है, मान लो तुम्हारे दाएं साइड में मार दी लीवर में, तो उसको सीधा डॉक्टर के पास ले जाओ, चाकू निकालना मत, ठीक है, सीधा उसको पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाना, और डॉक्टर चाकू निकाल देगा और कुछ सिलाई विलाई करके दे देगा तो बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो लेफ्ट साइड में मार दिया चाकू तो बचने के चांसेस काफ़ी कम होता है। मतलब यहाँ का जो सेल डिवीजन है, मतलब अगर लीवर में चोट लगता है तो लीवर का जो सेल होते हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी डिवाइड करके खुद को उसको फुलफिल कर देंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो मान लो कि तुम्हें चाकू लेके तुम्हें मारने आया तो उसको कहा रुक रुक इधर मार राइट साइड में मार, ठीक है। वो इधर मार दिया ना तो वही सत्यानाश हो गया। और कोई पता नहीं उसको, अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा वो क्या करेगा, उसे लीवर वाले साइड में लगाएगा चाकू और उसको खोद देगा, इससे से घुमा देगा, घुसा दिया और 2-4 बार घुमा दिया तो लीवर ही निकल आएगा। समझ रहे हो ना। तो सबसे फास्ट कहाँ पे होता है, लीवर में होता है सेल डिवीजन, ठीक है। और सबसे स्लो जो होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो, कहाँ पे होता है, वो होता है स्लो, या ना के बराबर कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन के भी मैंने बताया थी कौन सा सेल, न्यूरॉन, आगे बताऊंगा। ब्रेन में होता है लेकिन न्यूरॉन सेल नहीं होता है। ब्रेन में 2 तरह का सेल होता है, एक गिलोय सेल होता है और एक न्यूरॉन सेल, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने बताया कि सेल डिवीजन जो होता है सबसे तेज कौन से ऑर्गन में हमारा होता है, सबसे तेज होता है लीवर में, ठीक है। सबसे स्लो कौन सा होता है, सबसे स्लो होता है हमारा ब्रेन वाले न्यूरॉन वाले हिस्से में, ठीक है। अरे ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन जो है ना, ब्रेन हमारे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, एक खोपड़ी, ये तो मेरा ऊपर का क्या है, स्किन है, इसके ऊपर इसको मैं अगर बकोड़ के निकाल दूँ तो इसके अंदर मांस निकलेगा, फिर खोपड़ी निकलेगा, है कि नहीं। और खोपड़ी को अगर फिर उसको निकाले तो वहाँ पे एक तरह का थैली में लगा जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन रखा हुआ है उसको मेनिंजाइट कहते हैं, है कि नहीं। अगर वहीं पे कुछ चोट वोट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम मेनिंजाइटिस एक बीमारी होता है कि नहीं। और उसके नीचे बहुत सेफ रखा गया है किसको, हमारा भेजा जिसको हम कहते हैं ब्रेन को। जैसे मान लो किसी को ऊपर थोड़ा चोट लगा दी यहाँ पे, ठीक है, मार दी उनको, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका बस ये चमड़ा वाला हिस्सा थोड़ा सा स्क्रैच व्रेच हो गया तो खून वून निकलेगा, थोड़ा ये लगा देंगे, थोड़ा बहुत मेडिसिन तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको और ज़्यादा मुच के मारा तो उसका क्या होगा, उसके नीचे खोपड़ी वो फट जाएगा, ठीक है, वो भी जुड़ सकता है। लेकिन फिर और ज़ोर से उसको मारोगे तो उसके जो खोपड़ी के अंदर जो होता है एक थैली जिसके अंदर क्या है, मतलब हमारा ब्रेन है जो भेजा है वो वाला, वहाँ पे चोट लग जाएगा, ठीक है। वो एक मेम्ब्रेन होता है, जो थैली में बोल रहा हूँ वो एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसको चोट लगेगा तो वो मेनिंजाइट वाला मतलब बीमारी हो जाता है, ठीक है। मतलब ब्लड जो वो वाला मेम्ब्रेन जो है वो क्लॉट हो जाता है ब्लड, तो उसी को हम मेनिंजाइट कहते हैं। फिर क्या होता है, अगर और जोर से मारोगे, ठीक है, उसका खोपड़ी फट जाएगा, और खोपड़ी फटने के बाद उसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेन होता है, न्यूरॉन सेल होते हैं, अगर उस पर चोट लग गया तो समझो काम खत्म। लेकिन इसी वजह से ना भगवान ने हमारे दिमाग को इतना मतलब ज़बरदस्त एक हेलमेट के अंदर रखा है, ठीक है। कैसे होता है देखो, अगर तुम्हें पूछा जाए एक सवाल कि जन्म के बाद इंसान का कौन सा अंग जहाँ पे कभी सेल डिवीजन होता ही नहीं है, वो होता है ब्रेन, ठीक है, होता ही नहीं है। तो इसी वजह से अगर ब्रेन में कुछ चोट वोट लगता है तो भाई गए काम से, क्योंकि उसके बाद वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। मान लो मेरा हाथ में चोट लगता है या हड्डी टूट जाता है तो ये सेल फिर से डिवाइड करके इसको जोड़ देंगे, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। वही बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, क्योंकि शायद लीवर का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, अच्छा ये होगा लीवर, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे तुम्हें वो मूवी देखा ना, एक तेरे नाम वाला मूवी था नहीं, वो जो और एक गजनी वाला, तेरे नाम में क्या होता है, उसी को सर पे मारा था ना उसके, और गजनी में भी उसके सर पे ही मारा था, इधर से जो बन गया था वो निशान, है कि नहीं। और अगर ध्यान से देखोगे दोनों किसके लिए पिटाए थे पता है, लड़की के चक्कर में। वो जो एक डायलॉग होता है ना, लड़की के चक्कर बाबू भैया, लड़की की चक्कर, तो दोनों उसी में पिटवाए थे, लड़की के चक्कर में, है कि नहीं। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो तेरे नाम और गजनी देख लो, ठीक है।
मतलब लड़की के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तुम जिंदगी भर मेहनत करके सारा डाटा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है कि नहीं, ज्योग्राफी, एसएसटी सब इसमें डाउनलोड कर रहे हो, और किसी लड़की के चक्कर में माथा फोड़ के चले जाएगी, और मैं फोड़ दिया मेरी दिमाग, रो रो क्या हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो कम टू द टॉपिक, हम क्या बात कर रहे थे कि सेल डिवीजन होता है कहाँ सबसे मतलब तेज होता है, वो होता है लीवर में होता है, ठीक है। और सबसे जो ना के बराबर अगर तुम कह सकते हो वो कहाँ पे, ब्रेन में होता है, ठीक है। देखो ब्रेन में ना दो तरह का सेल होता है, एक होता है न्यूरॉन जो ब्रेन का 90% हिस्सा, ठीक है। दूसरा होता है ग्लियल सेल, ये 10% होता है। ये 90% जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये जो 10% वाला है यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, ये आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर सेल डिवीजन सबसे स्लो मतलब ना के बराबर कहाँ होता है, ब्रेन में अगर स्पेसिफाई करने का है तो हम कह सकते हैं न्यूरॉन वाले एरिया में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो झिल्ली होता है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक थैली, समझ रहे हो ना, जिसके अंदर सेल के सारे ऑर्गन, सेल के जो सारे अंग, कोशिका के सारे अंग इसी के अंदर होता है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये जो थैली है कि नहीं, मान लो पॉलीथीन पैकेट जिसके अंदर सब कुछ है, तो इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में अगर इससे पहले तुम्हें कहीं पे भी मेम्ब्रेन वाला हिस्सा मिले तो उसको समझ लेना वो क्या है, झिल्ली है, ठीक है। झिल्ली मतलब एक पतला परतदार, ठीक है, एक लेयर, समझ रहे हो ना। तो इसका हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर सेल में है तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। यहाँ से ना एक ही सवाल पूछता है बस, कौन सा सवाल पूछता है, देखो इन सब चीज़ों को ना मैं डिटेल्स में फिर से पढ़ाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा घबराना मत कि सारा ऊपर ऊपर से चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सा ज्ञान दे रहा हूँ कि सेल के बारे में, सेल के अलग अलग जो ऑर्गेनिल्स हैं, ठीक है, सेल के जो अलग अलग अंग हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, फिर इसके बारे में विस्तार में तुम्हें एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो एक मेनली सब जो सवाल पूछता है, वो सवाल पूछता है किससे, कि ये किससे बना है सेल मेम्ब्रेन, ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन मतलब तुम हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर 99% अगर चीज़ें देख लो जो बनता है, ठीक है, कोई नया चीज़ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो किससे बन रहा है, प्रोटीन से बनता है। इसलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको बिल्डिंग बॉडी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, प्रोटीन से बना है, ठीक है। ये इसी के अंदर ना क्या होता है, सारे के सारे सेल के जो अंग होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, ओके। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें कभी मार्केट जाओगे, मार्केट में अगर तुम गए और कुछ लिक्विड वाले चीज़ खरीद के लाना चाहते हो, जैसे मान लो तुम जैसे पैकेट में आता है ना, वाइट पैकेट में वो जो मिल्क आता है, कि कभी कभी कोई पॉलीथीन में चाय वाय लेके भी आ जाते हैं, है कि नहीं। या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ, पानीपुरी वाला के पास गए और पानीपुरी वहाँ से तुम्हें पार्सल करके लाना है, तो पानीपुरी वाला वो तो सब कुछ तो दे देगा, लेकिन जो वो खट्टा पानी जो होता है ना, है कि नहीं, जो सबसे लजीज होता है, लड़कियों की तो बात ही मत करो, है कि नहीं, सब कुछ भूल जाएंगे पानीपुरी वाला को देख के, तो उसको क्या करता है ना, वो डबल पॉलीथीन डाल देता है, मतलब जो लिक्विड वाले चीज़ होता है, मतलब फट ना जाए, है कि नहीं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा फटने का, तो चोट लगने का, उसको अच्छी तरह से कवर करने के लिए उसके अंदर डबल लेयर बना दिया जाता है, मतलब एक डबल पॉलीथीन, बस समझो डबल पॉलीथीन। तो इसी तरह से जब भगवान ने इंसान को बनाया ना, ठीक है, इंसान या फिर जो एनिमल्स को बनाया, तो एनिमल्स को उन्होंने दो चीज़ दिया, एक दिया स्किन दिया, ठीक है, स्किन, और दूसरा दिया दिमाग, ठीक है। दिमाग मतलब बुद्धि। जैसे मान लो कुत्ते की हम बात करते हैं, डॉग, तो वो क्या कर सकता है, खुद को वो मतलब मौसम से बचाने के लिए, जो एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए उसके पास नेचुरली उसका जो फर है जिसको हम कहते हैं, उसके बाल है कि नहीं। और इंसान की तो बात ही मत करो, है कि नहीं। वो क्या करते हैं कि मतलब हम तो मौसम के हिसाब से, गर्मी के दिन में अलग तरह कपड़े पहनेंगे, ठंड के मौसम में वो स्वेटर, जैकेट, मफलर क्या क्या पहन के रहते हैं, और बारिश आए तो एक पॉलीथीन ओढ़ के, पॉलीथीन या क्या कहते हैं उसको, अरे हाँ वो उसको रेनकोट कहते हैं, अच्छा हाँ, वो रेनकोट पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम उसके हिसाब से हम खुद को एडप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं उनको क्या मिला है, उनको मोटी मतलब चमड़ा, मतलब जिसको हम कहते हैं स्किन कहते हैं, है कि नहीं, चमड़ी जिसको काफ़ी मोटा होता है। भैंस का देख लो, है कि नहीं, उसका भेड़ का देख लो, और ठंड के मौसम में उनका जो बाल होता है कि नहीं, बहुत सारे बाल होते हैं उनके अंदर, उनके स्किन के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, है कि नहीं। गर्मी के दिन में उसका जो बाल काटना पड़ता है सब भेड़ का, नहीं तो पागल हो जाएंगे, इतना गर्मी लगेगा उनको,
अगर यार बाल बहुत ज़्यादा मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर कभी टकला हो जाए ना तो लगेगा कि दिमाग खोपड़िया ही कोई लेके चला गया, है कि नहीं। कभी देखे हो कि खोपड़ी को ठंड लगता है कि नहीं, वो हाथ को ठंड लगता है, कांप लेते हैं, खोपड़ी को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर बाल नेचुरली भगवान ने दे के चढ़ा है, मतलब दे के रखा है हमें कि भाई ये जो मतलब मेन जो हमारा जो ये एमसीबी बॉक्स है कि नहीं, पूरा जो पावर हाउस मतलब पूरे बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, जो सीपीयू है ये बहुत बेहतर तरीके से रहे, इसलिए उसको नेचुरली प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन जो मान लो कि अभी टकला हो गए तो लगेगा कि जैसे भाई खोपड़ी आई कोई लेके चला गया, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो सेल है, तो सेल जो मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, ये किससे बना है, प्रोटीन से बना है। लेकिन क्या होता है कुछ जो जानवरों के लिए ना, उनका वो खुद मतलब भगवान ने उनको उस तरह से प्रोटेक्शन दे के रखा है, जैसे स्किन बताया। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनके बाद भाई एक तरह से अगर तुम कहोगे थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाता है। कैसे नाइंसाफ़ी होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इनको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस होता है। कैसे चांसेस होता है, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर से बंदर कूद गया, है कि नहीं, चिड़िया उसको खोद खोद के उसमें घोंसला बना देती है कि नहीं। मान लो किसी का फ़ोन आया, वो फ़ोन से बात करते करते हेलो हाँ बेबी, जाके उस पेड़ को लात मार रहा होगा इस तरह से, है कि नहीं। और फेस को तो फ़ोन में बात करते करते पेड़ को कुरीद रहा होगा, अरे बेबी क्या तुम खाना वाना खाए, है कि नहीं, कूद रहा होगा, समझ ना। जैसे बाइक से जा रहा है और फ़ोन आ गया तो बाइक को साइड में लगा के पेड़ के पास जाके बाइक का जो की होगा उससे पेड़ का कुरीदते रहेगा, अरे बेबी क्या बोलो, ये समझ रहे हो ना बात को। और कोई भैंस में सांड को देखेगा ना, वो जाएगा उस क्या कहते हैं उस पेड़ के पास जाके उस अपने को इस तरह से घिसता रहेगा, जैसे मान लो उसका नेचुरल कोई खुजवाने के लिए कोई वो जगह रखा है, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, तो ज़्यादा जो चांसेस होता है पेड़ को चोट लगने की चांसेस पेड़ पौधों को ज़्यादा होता है। अरे भाई इंसान की तो बात ही मत करो, किसी को मान लो नाक बह रहा है, कोई देखा नहीं, कोई नहीं देखा, लेकिन उस पेड़ में पहुँच के चलाएगा, किसी ने नहीं देखा, नहीं मतलब उनके इतना अत्याचार होता है। इसलिए भगवान ने उनको क्या क्या है, डबल पॉलीथीन देके छोड़ा है। जैसे मैंने बोला कि जैसे गोलगप्पे वाला खट्टा पानी क्या करता है, डबल पॉलीथीन करके देता है ताकि टूट ना जाए, फट ना जाए, वहाँ से पानी निकल ना जाए। तो इसके उसी तरह से जो प्लांट्स के पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जो शेल होता है उनको डबल पॉलीथीन वाला है। डबल पॉलीथीन मतलब समझ रहे हो ना, तो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक चीज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बना दे रहा हूँ मैं, बस रफली समझो। तो ये क्या है, ये हो गया सेल वॉल। अभी ये कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, 4 कोना वाला, 6 कोना वाला होता है, ठीक है नहीं, रेक्टेंगुलर होता है, हेक्सागोनल होता है, इसके झमेले में मत पड़ा करो, ठीक है। बस समझो, बस समझ में आना चाहिए। तो देखो डबल पॉलीथीन वाला बता दिया, तो यहाँ पे किस में होता है, ये क्या होता है, ये शेल वॉल होता है। तो शेल वॉल किससे बना होता है, देखो शेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना था मैंने, किसमें बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है प्रोटीन से। तो शेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, ये किससे बना होगा, सेल्यूलोज से बना होता है कि नहीं। अरे सेल्यूलोज जैसे लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी में देखिए हुए तो रेशेदार चीज़ें, सेल्यूलोज ही होता है बेटा। जैसे कपड़े बनते हैं किससे बनते हैं, सेल्यूलोज से बनते हैं। कागज़ बनता है किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। वही कागज़ का अपग्रेडेड वर्जन जिसको हम नोट कहते हैं, जो ठीक है नहीं, गांधी जी जहाँ पे इस तरह से मुस्कुरा के हैं, ठीक है, उनको ट्रोल करना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सब सेल्यूलोज से बनते हैं। लेकिन सेल्यूलोज को हम खा के पचा नहीं सकते, ठीक है, ये जानवर वानवर खा के पचा सकते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या है, सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मान लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्गी बॉडी होता है, फिर वैक्यूल्स होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे होता है सेंट्रोसोम होता है, फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो कहना है, बीच में न्यूक्लियस होता है कि नहीं। तो देखो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, पहले बस अब समझो ये सब क्या चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, अलग अलग सब चीज़ होते हैं उसके अंदर। और भी है, आगे बताऊंगा, बस इतना आप ध्यान रखो। तो पहले एक एक को देखेंगे। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने देखा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे ह्यूमन बॉडी की, देखो हमारे शरीर जो ना लाखों करोड़ों सेल से बना होता है, तो हर सेल के अंदर ना ये माइटोकॉन्ड्रिया होता ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, ये क्या करता है ना, ये जब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है ना, इस ऑक्सीजन को ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को, किसी लिए, उसे एनर्जी बनाता है, ठीक है। जैसे देखो हम जब सांस लेते हैं, क्या कहते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ये हम सांस किससे लेते हैं, एक्चुअली सांस लंग्स नहीं लेता है। सांस लंग्स क्या है, वो एक जैसे मान लो मैं यहाँ पे एयर ले लें अंदर, ठीक है,
ले लिया, तो ये जाकर स्टोर हो गया कहाँ पे, मेरे लंग्स के अंदर। तो ये क्या है, एक भाई टंकी है, टंकी जैसे घर के ऊपर क्या होता है, पानी का टंकी होता है ना, उसी तरह से यहाँ क्या करता है, हवा जो ऑक्सीजन स्टोर होता है। जैसे टंकी के बाद क्या होता है, उसके बाद वायरिंग होता है, मतलब पाइप लगा होता है, उसके बाद तुम कहीं भी ले जाओ, पाइप बाथरूम में आ गया, बेसिन में आ गया, ठीक है नहीं, इधर आ गया उधर आ गया, पाइप हम लगा लेते हैं, मतलब टेप लगा के उससे पानी निकाल लेते हैं। मतलब टंकी में जाकर कोई पानी पीता है थोड़ी करके टंकी में, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो हमारा लंग्स जो होता है ना, वो क्या करता है, लंग्स का एक ही काम होता है, वो हमारे जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अंदर लेते हैं उसको स्टोर कर रखता है। स्टोर मतलब पहले वो क्या करेगा, देखो मैं से मान लो ब्रीथ अंदर लिया मैं, ब्रीदिंग, तो इससे क्या होता है, मेरे साथ CO2 भी चला गया, नाइट्रोजन भी चला गया, और जो चीज़ें हैं वो सब भी चला गया, उसके साथ ऑक्सीजन भी गया है कि नहीं। लंग्स क्या करता है, बाकी सारी चीज़ों को अलग करता है, भाई CO2 इधर रहे, नाइट्रोजन तो नीचे बैठ, है कि नहीं। ऑक्सीजन कहेगा आ जाओ जनाब आइए, तुम्हारी तो इंतजार था। फिर उस ऑक्सीजन को, जैसे पानी की टंकी से क्या निकलता है, पाइप निकलता है, और पाइप में क्या होता है, पानी आता है, जैसे हम यहाँ पे नल खोलेंगे तो पाइप से पानी निकलेगा, उस तरह से यहाँ के बॉडी में हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर जो नस होता है वो पाइप जैसा होता है। समझो घर का टंकी को इमेजिन करो, तो वो पाइप से क्या निकलेगा, जैसे वहाँ से पानी निकलते हैं, इस पाइप से खून जाता है, और खून क्या करता है, वही ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और जाके शरीर के जो चारों तरफ सेल हैं उस सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उन सबको जाके कहता है माइटोकॉन्ड्रिया ले लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लो, तू ऑक्सीजन ले, ये तू ऑक्सीजन ले, तू चल 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 आगे साइड हट, बाजू उसको आने दे, उसको ऑक्सीजन ले, तू भी ले, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के जो बांटने का काम कौन करता है, ये हमारा ब्लड करता है। अगर हम स्पेसिफिकली बोले ब्लड में कौन करता है, तो ये करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड में कौन करता है, हीमोग्लोबिन। देखो जो यहाँ पे एक समस्या हो जाती है, लड़के जो लड़कियाँ होती हैं ना, जो गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन लड़कों की तुलना में कम होती है कि नहीं। तो जैसे हीमोग्लोबिन उनके पास कम है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुँचा नहीं पाएगा बॉडी के अलग अलग सेल के तक। दिमाग तक मान लो ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो चक्कर आएगा, है कि नहीं, और गिर जाओगे चक्कर आगे, समझ रहे हो ना। जैसे देखे होगा ना असेंबली में, स्कूल के असेंबली में लड़कियां तो ऐसे खड़े खड़ी ले, उनका ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया और धड़ाक गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो आगे, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जब उसके पास पहुंचाता है ब्लड में कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है उसके पास जो पहुंचाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन पहुंचाता है, क्या पहुंचता है, O2, ठीक है। जब ये O2 उसके पास पहुंचा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन चलता है, ठीक है, एक प्रोसीडियर चलता है, उस रिएक्शन को कहते हैं, मतलब एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल की जरूरत क्या है, ऑक्सीजन जरूरत है। तो ये क्रेब्स साइकिल से क्या बनाता है, वो 38 ATP बनाता है, 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 38 ATP को मिला के एक ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। ये कैसे सब होता है इसको हम आगे बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो ऑक्सीजन उसको चाहिए, मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर अगर कोई सांस लेता है, ठीक है, एक्चुअली जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है हमारे बॉडी में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरत होता है कि नहीं। वो क्या करता है, उसको ऑक्सीजन किस लिए जरूरत होता है, वहाँ पे एक साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है, उस साइकिल को कहते हैं क्रेब साइकिल। उस क्रेब साइकिल के अंदर वो क्या करते हैं, 38 ATP बनाता है, और 38 ATP मिलकर क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, और वही ग्लूकोज हमें क्या करते हैं, एनर्जी देता है। तो समझ में आया ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, हीमोग्लोबिन कर रहा था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो एनर्जी बनाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा, है कि नहीं। अगर वो एनर्जी ठीक से नहीं बना पाया तो हम क्या ठीक से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हीमोग्लोबिन जैसे मान लो दिमाग तक नहीं पहुंचा, जैसे अभी बता देना चक्कर आएगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक समस्या आ जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखो, जैसे मैं अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मेरे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे किसको चाहिए, मेरा ये टंग जीभ को चाहिए, है कि नहीं, और मेरे ब्रेन को चाहिए सबसे ज़्यादा एनर्जी, है कि नहीं। तो लेकिन वहीं पे बॉडी में अलग अलग लाखों करोड़ों सब सेल्स हैं, उनको भी क्या उतना एनर्जी चाहिए, मतलब जितना एनर्जी मेरा टंग जो मैं बोल रहा हूँ अभी या फिर जो लिख रहा हूँ, हाथ और दिमाग को जितना चाहिए उतना एनर्जी बाकी के जो मेरा पेट हो गया, जो पैर हो गया, ठीक है, बाकी की सब जो चीज़ें हैं, कान हो गया, ये सब चीज़ें, इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसकी, एनर्जी की। तो वो एनर्जी को उनसे जिनको ज़रूरत नहीं है, उनसे जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाने का काम भी तो कोई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा एक सेल से दूसरे सेल को। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे टंग को अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें से एनर्जी को सब खींच के यहाँ से कंसंट्रेट करना चाहिए, तभी जाके ना। अगर वो मान लो कि बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन्होंने कहा कि हम ना देंगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया से जो निकल रहा है ग्लूकोज, लेकिन वो तुम्हें एनर्जी नहीं देंगे, तो मेरा जो धीरे धीरे कुछ देर बाद बोलने के बाद मेरा टंग
के पास एनर्जी नहीं आएगा तो फिर धीरे धीरे बोलूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरी है लेकिन सेल के अंदर, तो मैं उस तरह से धीरे धीरे बोलना शुरू करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ये कौन करता है? यही करता है दूसरा वाला बंदा। कौन है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इसको किसने खोज किया था? कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। ठीक, अगर तुम भी खोज कुछ करते हो तो तुम्हारे नाम से भी रह जाएगा, ठीक नहीं? हमारे इंडिया वाले क्या खोज करते हैं पता है? वो सब खोज करेंगे गोलगप्पे, खाने वाले सब रसगुल्ला, ये वो, है कि नहीं? ये सब करते हैं, छोड़ो वो सब। उसके बाद जो आता है, देखो उसके बाद आता है वैक्यूल्स। हमारे बॉडी को, मतलब कहते हैं ना कि हमारे शरीर का कितना % पानी है? 65% पानी है कि नहीं? तो इसका मतलब थोड़ी होता है, मतलब हम इंसान जो होता है वो एक दिन में जनरली 6 से 8 लीटर की पानी उसको ज़रूरत होता है। मतलब हमारे ह्यूमन शरीर का लगभग 65% पानी से होता है, मतलब पानी होता है। लेकिन पानी जो होता है ना अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे हम पानी में अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक ही बार हम मतलब दिन भर में 8 लीटर नहीं पानी पीते हैं। जैसे हम थोड़ा चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, उसके अंदर भी पानी होता है थोड़ा बहुत। हमने मिल्क पिया, उसके अंदर भी पानी होता है कि नहीं भाई? मिल्क के अंदर भी तो पानी होता है ना। तो हमने दाल पिया तो उसके अंदर भी पानी है। तो पानी हम क्या करते हैं? अलग अलग फॉर्म में बॉडी के अंदर लेते हैं। लेकिन इसको कोई स्टोर करने की कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? तो इसको कोई स्टोर करके रखेगा। वही जो स्टोर करके रखता है उसी को हम कहते हैं वैक्यूल्स। इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। ओके, अरे जैसे हमने कहा कि 65% पानी हमने पी लिया, मतलब सॉरी 65% पानी नहीं पिया। जैसे हम देखो जो इंसान के शरीर में कितने % पानी होता है? 65% पानी होता है। मतलब 8 लीटर, जब 6 से 8 लीटर पानी होता है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ यार? हाँ, इंसान की शरीर में कितना % पानी होता है? 65% पानी होता है। तो जैसे मान लो ये नहीं कि एक ही जगह पे सब के सब रखा होगा भाई। पानी भी हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर है वो अलग अलग फॉर्म में है, ब्लड में है, अलग अलग जगह पे सेल के अंदर है पानी है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि बस 65% पानी यही है। कोई आके यहाँ पे मतलब होल कर दिया, मान लो कोई एक पिन लगा घुसा दिया, है कि नहीं? मतलब चाकू मार ले तो सारा का सारा पानी ले बह गया सब। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब पानी अलग अलग फॉर्म में होता है। तो इसको कोई स्टोर करके रखता है कि नहीं? वो जो स्टोर करके रखता है वो होता है वैक्यूल्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रसधानी होता है पानी को स्टोर करके रखता है। लेकिन मुझे बताओ कि प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है? बेटा दोनों में होता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में भी होता है, मतलब एनिमल में भी होता है। प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में होता है। लेकिन प्लांट सेल में एक ज़्यादा डबल प्लास्टिक की बात जो मैंने बताया था वो कहाँ पे होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे समझो कि जो रसधानी है, जो वैक्यूल्स है, वो एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में है। लेकिन बड़ा किस में होता है? सबसे बड़ा होता है प्लांट सेल में, क्योंकि भाई पानी की ज़्यादा ज़रूरत किसको होता है? प्लांट्स को होता है ज़्यादा ज़रूरत पानी। लेकिन हम तो और भी कुछ खाना वाना खा लेते हैं, वो तो पानी की थ्रो ही उनका जो ज़िंदगी होता है कि नहीं? पानी की थ्रो ही वो मिनरल्स वगैरह सब खींचते हैं अपने अंदर। ओके, देखो हमारे जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर में जो पानी जितना रहना चाहिए अगर उसका 1% भी कम हो गया तो हमें प्यास लगता है। 1% भी अगर कम हो गया तो प्यास लगता है। 2%, 3%, 5% तब इंसान पागल हो जाएगा पानी के लिए, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए। और 10% अगर कम हो गया तो इंसान ख़त्म, मर जाएगा। ओके, बाद मैंने लिखा है ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो काम होता है, इसका मेनली काम होता है सेल डिवीज़न करता है। क्या करता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, देखो डिवीज़न का मतलब बायोलॉजी में ऐसे मत सोचना कि किसी एक सेल है उसको बीच से काट के दो अलग कर देंगे, ठीक है, और ये मतलब ये आधा बन गया और ये आधा बन गया। इस तरह का सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि जो पहले वाला जो एक था, है कि नहीं, उसको वो क्या करेगा? खुद को अलग करके खुद के जैसा दूसरा बनाएगा। समझ रहे हो ना? तो फिर क्या होगा कि और जब दूसरों को जब दूसरा बना रहा है ना तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। जैसे कोई बेबी जन्म होता है, जब जन्म होता है क्या वो माँ के जैसा होता है? मतलब माँ जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा होता है भाई, इतना सा जन्म होता है लेकिन इतना बड़ा जन्म होता है। फिर कुछ सालों बाद वो अपने मम्मी को भी, मतलब उसका हाइट मम्मी की हाइट से उसके मतलब जो बॉडी का साइज अपने पिता माता से भी ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? मतलब मेरा खुद की मम्मी मुझसे हाइट में कम है। तो डिवीज़न का मतलब है कि मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि इस मार्कर को मैं तोड़ देता हूँ तो डिवाइड कर दे रहा हूँ, और डिवाइड करने के बाद ये मार्कर क्या हो जाएगा कि
इतना एक लंबा था, है कि नहीं, इसको तोड़ के मैं और एक बनाऊंगा, समझ रहे हो ना। सेल डिवीजन मतलब मान लो एक सेल है और ये सेल क्या कर रहा है, खुद को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके खुद का जैसा एक दूसरा बना रहा है। तो ये नहीं कि बच्चों को ना सेल डिवीजन तो मतलब ये इसको तोड़ देंगे और अचानक से 1-2 मिनट के बाद ही ये इतना बड़ा एक मार्कर है, दूसरा मार्कर ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं। इस तरह से और एक सेल बनने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। मतलब आगे देखो, ये जो सेल डिवीजन होता है ना, जब जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, जिनमें कोई एक बीमारी होता है जिसको हम कहते हैं शुगर, है कि नहीं, डायबिटीज़, शुगर, जिसके ब्लड में या फिर जिसके शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो उसके सेंट्रोसोम उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, जो हमारा मान लो कहीं पे चोट लगा तो वहाँ पे सेल डैमेज हो गया, तो उस चोट वाले जगह पे इसको सेल जो डैमेज हुए उसको नया सेल चाहिए वहाँ पे, उसको भरपाई करने के लिए। तो ये जो सेल डिवीजन कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। तो सेंट्रोसोम जिसके अंदर वीक होता है, ये वीक मतलब थोड़ा वीक हो जाता है, अगर तुम्हारे अंदर शुगर, बॉडी में शुगर ज़्यादा हो रहा है तो सेंट्रोसोम वीक हो जाएगा, लेकिन इससे मतलब तुम्हारे अंदर कुछ घाव हो गया तो इतना जल्दी से नहीं भरेगा। जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने से पहले उसका शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर लेवल कितना है, अगर ज़्यादा होगा तभी पता चला कि तो ऑपरेशन कर दिया और घाव भर नहीं रहा है, लेकिन टाँके पे टाँके लगाए जा रहे हैं, वो सिलाई करके जा रहे हैं, ऐसा तो मर जाएगा वो इंसान, है कि नहीं, कैंसर। लेकिन ये जो होता है ना देखो, और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे के अंदर ना सेल जो सेंट्रोसोम काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि बच्चों को देखोगे वो मतलब हफ्ते में 7 दिन तो कहीं ना कहीं कुछ उसका होता ही रहता है कि नहीं, कहीं पे इधर थोड़ा वो कहीं गिर के आएगा, कहीं उधर कहाँ से कूद रहा होगा पर गिर गया होगा, कहीं चेयर से गिर गया, बेड से गिर गया, है कि नहीं। बच्चे भी जो मतलब थोड़ा दिमाग वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बचपन से उनको पहचाना जा सकता है, वो काफ़ी बदमाश होते हैं, है कि नहीं, वो बेड से भी उतर जाएंगे तकिया वकिया नीचे डाल के। लेकिन और कुछ जो बच्चे मतलब भोदा होते हैं, भोदा समझते हैं, उसके बाद पकड़ा तो वो जो क्या कहते हैं उसको पीते हैं, मिल्क पीते हैं, है कि नहीं, वो पप्पी बोतल ना क्या कहते हैं पता नहीं, और पी लिया बैठा हुआ जो एक्टिव वाला बंदा होता है, ठीक है, जो आगे चल के ज़िंदगी में कुछ करना है वो बचपन से पहचाना जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। कि मैंने बताया सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो सेंट्रोसोम ज़्यादा जहाँ पे होगा, है कि नहीं, जो हमारे टिश्यू है बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन है जहाँ पे सेंट्रोसोम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पे होगा, लीवर में, सबसे कम ब्रेन में। ब्रेन में मैंने 2 सेल बताया, एक न्यूरॉन होता है, दूसरा गैलियल सेल होता है। वही सेल गैलियल सेल जो 10% वाला वही डिवाइड करता है, न्यूरॉन कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। इसलिए दिमाग को संभाल के रखना चाहिए, ओके। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम से क्या मैंने बताया, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन अगर क्या हुआ कि ज़्यादा सेल डिवीजन से खतरनाक बीमारी भी होता है, उसका हम कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है सर, देखो सेल डिवीजन जो होता है ना, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ पे कुछ मान लो 100-150 सेल मेरे मर गए, तो वहीं पे अगर 100-150 की जगह पे मान लो मेरा 200 बना, 300 बना, ठीक है, या फिर 80 बना, समझ रहे हो ना, तब चलेगा, कोई बात नहीं, आराम से। लेकिन मान लो वहीं पे 100 मरे, उसमें से 1.5 लाख सेल बन गए, वो तो डिवाइड हो के 1.5 लाख बन रहे और वो रुक नहीं रहा है, तो वही वाला बीमारी को हम कहते हैं कैंसर, है कि नहीं। और कैंसर का क्योर अगर फास्ट स्टेज में, पहले स्टेज में अगर पकड़े जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब उसको उस वाले सेल को क्या करते हैं, मार देते हैं। किससे मारते हैं, गामा रेज उसके ऊपर डालते हैं तो मर जाता है। और ये वाला प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमियोथेरापी कहते हैं। और कीमियोथेरापी से क्या होता है, तुम्हारा पूरा बॉडी पूरा मतलब बर्बाद हो जाता है। बर्बाद मतलब बाल झड़ जाएगा सब, है कि नहीं, नाखून वाखून सब ये सब झड़ जाता है, ठीक है, इसको हम कीमियोथेरापी। अरे भाई पूछोगे सर कैसे, मान लो किसी एक घर का उसका एक दीवार तोड़ोगे तो मतलब बाकी जो घर में उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, घर पूरा कांप जाएगा। तो वैसे ही कुछ होता है हमारे शरीर, मतलब किसके साथ, हमारे बॉडी के साथ। लेकिन तुम कहोगे कि देखो सबसे ज़्यादा कैंसर होने का खतरा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। देखो तुमने सुना होगा कि ब्रेन में कैंसर कभी सुने, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर सुने होगे। ट्यूमर क्या होता है, देखो ब्रेन में मैंने बताया था, ब्रेन का 2 हिस्सा होता है, मतलब 2 तरह का सेल से बना होता है ब्रेन। एक हो गया न्यूरॉन, दूसरा हो गया गिलियल। ये होता है कौन सा, ये होता है 90%, ये होता है 10%। इसी 10% वाले जो गिलियल सेल होते हैं इसी में होता है सेंट्रोसोम, इसी में होता है कौन सा, सेंट्रोसोम। लेकिन यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो ये वाला तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो यहीं पे अगर सेंट्रोसोम है, अगर मान लो बदकिस्मती से ये सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, इस गिलियल सेल की ज़रूरत से ज़्यादा इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इससे क्या होता है कैंसर। जो कैंसर तो नहीं हम कह सकते, पहले स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर,
ओके, और इसी ट्यूमर से ही इंसान मर जाता है, कैंसर होने की उससे पहले ही इंसान टपक जाता है। ओके, बाकी के जो बचे हैं और कुछ जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अकेले में बैठा करो घर में और मैं पूछ रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से बोला करो। पहले बताओ, क्या सेल, जो सेल की बात हम कर रहे हैं, क्या सेल हमारे बॉडी का या फिर शरीर का सबसे छोटा अंग है? नहीं है। अरे उसके अंदर डीएनए, जीन, आरएनए है कि नहीं, और भी ये सब न्यूक्लियस देख रहे हो ना, उसके अंदर और छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो सेल सबसे छोटा अंग नहीं है। तो सर सेल क्या है? सेल सबसे छोटा यूनिट है बॉडी का, शरीर का, ठीक है। तो सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। सबसे बड़ा सेल ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। ओके, इंसान के शरीर में सबसे बड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है सबसे बड़ा? ओवियम, ओवियम सेल। सबसे छोटा स्पर्म। सबसे लंबा वाला ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन सेल, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? लीवर में। सबसे धीरे धीरे कहाँ पे होता है? मतलब बिल्कुल ना के बराबर, न्यूरॉन सेल ब्रेन में। ओके, सेल को किसने डिस्कवर किया था? खोजा किसने था पहले? रॉबर्ट हुक, है कि नहीं, 1665। ये साल वाल बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। लेकिन उसने क्या खोजा था? एक डेड सेल खोज लिया था। ओके, और फिर लिविंग सेल जो जिंदा, किसने खोजा था? ये खोजा था एवी हॉक ने। सेल थ्योरी का जो सेल थ्योरी किसने दिया था? शेल्डन और शॉन ने दिया था। ओके, फिर मैंने क्या बताया तुम्हें? सेल जो सेल होता है, यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या बताया था? इसको मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन को, है कि नहीं, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ओके, ये क्या करते हैं? सेल को एक शेप दे रहा है। और कभी कभी क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसके लिए उनको डबल पॉलीथीन वाले सिस्टम में रखा है। तो उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किससे बना होता है? ये बनता है सेलुलोज से। फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा झांका, उसके अंदर हमने देखा क्या है, पहला क्या है मैंने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन लेके आते हैं? ब्लड में कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इसको याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये क्या करता है? क्रेब्स साइकिल में 38, यहाँ पे लिखा था 38 ATP बनता है। 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है, लेकिन उसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है। ओके, तो अगर हीमोग्लोबिन शॉर्ट होगा तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के, तो एनर्जी नहीं बन पाएगा। ओके, तो देखो फिर क्या बताया था मैंने? गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जो एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग बॉडी के ऑर्गन को एनर्जी चाहिए होता है। मान लो जो दौड़ रहा है, मतलब जो कोई प्रैक्टिस कर रहा है रनिंग का, तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे चाहिए? पैर में चाहिए, लेग में चाहिए उसको। तो बाकी बॉडी में जो एनर्जी है, ठीक है, वो उसको ट्रांसफर करेगा किसको? पैर तक। तो वो क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? वो पानी को स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है। उसके बाद, और ये सबसे दोनों में होता है, कहाँ? प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है वैक्यूल्स, लेकिन बड़ा किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। फिर हमने देखा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करता है कि नहीं। सेंट्रोसोम सेल कौन से अंग में हमारा सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होता है? लीवर में होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है? न्यूरॉन में होता है, ब्रेन, है कि नहीं। तो इतना तक हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। फिर आगे हम और एक इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, फिर हम अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को क्लियर, मतलब एक एक जो चीज़ यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सब चीज़ों का हम, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ों का हम अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।